Hello everyone, this is me Arpita Pal, your educator, and I am once again here with the course The 10 Most Important Topics in Indian Polity. This course will be important from GS Paper 2 point of view for UPSC Civil Services Examination. Previously in the course, we have dealt with 4 more lessons. I hope you have attended all. But before beginning, I have an important announcement for you all. You can subscribe to our YouTube channel Arpita Sharma Classes for daily Hindu news analysis and analysis of important international organizations, daily MCQs preparation, strategy classes for UPSC, CSE, polity classes, important Indian polity topics classes, economics classes, economics MCQ series. So all these benefits on one single channel. You can press the bell icon and never miss an update. Also, Arpita Sharma ma'am is taking live plus courses on Unacademy Plus platform. You can use the code SHARMA20 to get 10% discount and reap the benefits. Let's start the chapter. Now, this lesson is based on judicial activism. Previously, in the same course, we have a lesson on judicial review. इसी कोर्स में हमने प्रीवियसली एक लेसन किया था जुडिशियल रिव्यू पे. इस लेसन में हम जुडिशियल एक्टिविज्म पे बात करेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, क्यों होता है, कौन प्रैक्टिस करते हैं, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में समझेंगे. See, judicial activism कब होता है? When the judiciary, rather than performing or rather than practicing judicial restraint, starts practicing activism or becomes an activist. मतलब judiciary क्या करती है कि जब restraint को छोड़ के जब एक activist बन जाती है, मतलब वो social cause में आती है या फिर लोगों के लिए जब वो एक activist का काम करती है, तब हम उसे judicial activism कहते हैं. पर ऐसा नहीं कि जुडिशियल एक्टिविज्म की कोई डेफिनेशन हमारे किसी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में गिवन है, ऐसा कुछ भी नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी जुडिशियल एक्टिविज्म की कहीं बात नहीं हुई है. जबकि अगर हम बात करें आर्टिकल 13 की, तो आर्टिकल 13 में हमने जुडिशियल रिव्यू ज़रूर देखा था. इफ़ यू रिमेंबर, हमने जुडिशियल रिव्यू देखा था आर्टिकल 13 में. आर्टिकल 12 में हमने स्टेट की बात की थी, जबकि आर्टिकल 13 की बात करें हमने जुडिशियल रिव्यू देखा था, राइट. तो पर अगर आप जुडिशियल इसकी एक्टिविज्म की बात करें तो इसके बारे में कहीं पर भी आपको कोई डेफिनेशन या फिर कुछ भी ऐसा नहीं गिवन है कि भाई कोई आर्टिकल में कहीं मेंशन हो, या ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल नहीं है. बट इट इज़ इन्वेंटेड बाय जुडिशरी इटसेल्फ. ये जुडिशरी खुद इन्वेंट की है, जुडिशरी खुद ही प्रैक्टिस करती है, और जुडिशरी जो कि हमारा एक ऑर्गन है स्टेट का, उन्होंने ही इसको इन्वेंट किया है. अगर आपने आर्टिकल 12 ध्यान से पढ़ा होगा, वहाँ पर हमने देखा था इट डिफाइंस द स्टेट या फिर इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ स्टेट कि स्टेट क्या होता है. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अदर लोकल organs or the local governments which are directly or indirectly in contact with the government, be it inside or be it outside the country or outside the territory of India. That is a state. ठीक है, ऐसे स्टेट को डिफाइन किया गया था. पर अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट चलता है हमारे यहाँ. ऐसे ही सेपरेशन ऑफ पावर्स जो था उसको प्रपोज किया था एरिस्टोटल जो थे, उन्होंने प्रपोज किया था फॉर सेपरेशन ऑफ पावर्स. सिमिलरली अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में नेशनलिज्म इन यूरोप जो आपके 9th और 10th के चैप्टर्स हैं हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के, वहाँ पर आपने मॉन्टेस्क्यू के बारे में पढ़ा होगा. मॉन्टेस्क्यू ने कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्टेट डिफाइन किए थे. आज जो हमारे यहाँ कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्टेट है ना, वो सब डिफाइन किए थे मॉन्टेस्क्यू ने. क्या कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर का क्या काम होता है? इट मेक्स लॉज फॉर द कंट्री, मतलब ये कानून बनाते हैं. एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? इट इम्प्लीमेंट्स लॉज. ठीक है, एग्जीक्यूटिव कौन से लॉज इम्प्लीमेंट करते हैं? जो कि लेजिस्लेचर ने बनाए हैं. और जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी इंटरप्रेट्स लॉज. ठीक है, ये 3 काम होते हैं. मतलब लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उस कानून को इम्प्लीमेंट करवाना या फिर एग्जीक्यूट करवाना, और जुडिशरी का काम है उसी लॉ को इंटरप्रेट करना, पब्लिक के लिए इंटरप्रेट करना कि उसका मतलब क्या है, उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा. ये 3 काम होते हैं और ये मॉन्टेस्क्यू ने प्रपोज किए थे. अब ये चीज़ क्यों होती है, या 3 ऑर्गन्स के बीच में पावर को सेपरेट क्यों किया गया है? बिकॉज इट प्रिवेंट्स द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे? कि अगर एक जना दूसरे जने के या फिर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के काम में इंटरफेयर करेगा तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो होगा ही. इसको प्रिवेंट करने के लिए और एक बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए स्ट्रिक्ट बैरियर्स चाहिए. स्ट्रिक्ट बैरियर्स लाइक कि भाई जुडिशियरी अगर कुछ काम कर रही है तो लेजिस्लेचर उसमें इंटरफेयर ना करें, लेजिस्लेचर अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर ना करें. इसके लिए स्ट्रिक्ट बैरियर्स चाहिए.
Why are strict barriers required? So that one organ doesn't interfere in the work of other organ or doesn't interfere in the domain of the other organ. That is why we require strong barriers or strict barriers, so that it prevents the conflict of interest and helps in the maintenance of balance of power. Thus, the doctrine of separation of power comes in picture. This is a very important line. Do remember it, doctrine of separation of powers. It is very important. You can write it in your answers and fetch good marks. Now, what do we follow in India? The question arises, India में क्या follow होता है? क्या India में separation of powers follow होता है? अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर जुडिशरी जो है उन्होंने सीधे सीधे अपना एक कानून निकाल दिया, जबकि वो ऐसा कोई बिल नहीं था जो कि पार्लियामेंट में पेश हुआ हो या गवर्नमेंट ने पेश किया हो, ऐसा नहीं था. जैसे अगर आप देखें कि एनजीटी की अगर बात करें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म. क्यों? एनवायरनमेंट के बेसिस पे अगर आप देखें तो अभी थोड़े टाइम पहले जो फायर क्रैकर्स थे वो बैन हुए थे दिल्ली में कि दिवाली पे फायर क्रैकर्स नहीं जलाए जाएंगे. दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ द और दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, क्योंकि ये चीज़ पार्लियामेंट ने नहीं की थी. पार्लियामेंट ने कोई कानून नहीं बनाया था कि ठीक है फायर क्रैकर्स नहीं जलाए जाएंगे, ऐसा नहीं था, पर ये चीज़ की थी जुडिशरी ने. तो जब जुडिशरी ने ऐसा किया था तो वो हुआ जुडिशियल एक्टिविज्म. सो डू वी फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स? नो. इंडिया में सेपरेशन ऑफ फंक्शंस फॉलो होता है. सेपरेशन ऑफ फंक्शंस क्यों? क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स तो फॉलो होता ही है हमारे यहाँ. हम ये एग्जैक्टली आप ये नहीं लिखिएगा आंसर में कि सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में फॉलो नहीं होता, वो होता है, बट विद सम अमाउंट ऑफ डाइल्यूशन इन इट. डाइल्यूशन का मतलब कि जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के या फिर लेजिस्लेचर के या फिर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के डोमेन में इंटरफेयर कर सकता है. दिस इज व्हाट इज फॉलोड इन इंडिया. इंडिया की अगर बात करें सेपरेशन ऑफ फंक्शंस फॉलो होता है. तो आप ये मत लिखिएगा अगर कल को आपको एग्जाम में कोई सपोज प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आता है और कहीं वहाँ लैंग्वेज लिखिए कि सेपरेशन ऑफ पावर्स फॉलोड और नॉट. येस, इट इज फॉलोड इन इंडिया बट विद सम अमाउंट ऑफ डाइल्यूशन इन इट. ठीक है. जबकि अगर आप यूएस में बात करें तो यूएस में बहुत स्ट्रिक्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट. वहाँ पर अगर कोई एक ऑर्गन है वो अपने ही काम करेंगे, वो दूसरे ऑर्गन के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते. दिस इज वेरी स्ट्रिक्ट इन यूएसए. नो डाइल्यूशन इज अलाउड इन द United States of America. So this is the difference between India or the Indian concept of separation of powers or and the US concept of separation of powers. क्योंकि इंडिया में ये जो चीज़ है वो इतने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होती, डाइल्यूशन अलाउड है, जबकि अगर यूएस की बात करें वहाँ कोई डाइल्यूशन अलाउड नहीं होता. अब आर्टिकल 50 कैसे पिक्चर में आया? आर्टिकल 50 स्टेट्स. अब आर्टिकल 50 ने बोला या फिर आर्टिकल 50 के थ्रू हमने ये कह दिया कि भाई ठीक है डाइल्यूशन रखते हैं अगर, या फिर अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि ठीक है एक ऑर्गन जो है वो दूसरे ऑर्गन के काम में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर रहा है, अगर वो जनता की भलाई के लिए, अगर देश की भलाई के लिए है तो ठीक है. बट फिर भी आर्टिकल 50 में एक चीज ऐड की गई दैट इट शुड सेपरेट द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी. जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो हैं वो अलग रहेंगे. What does it mean? सी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें तो आप जुडिशरी की अभी हमने क्या बात की थी? इट इंटरप्रेट्स लॉज. एग्जीक्यूटिव की क्या बात की थी? इट इम्प्लीमेंट्स लॉज. तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो होगी वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे. ये आर्टिकल 50 में कह दिया गया. और ये तो अमेंडमेंट भी नहीं हो सकता, या इसका तो अमेंडमेंट भी नहीं हो सकता. वाई? बिकॉज इट इज अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन का मतलब अगर आपने प्रीवियस लेसन्स पढ़े हैं आपको इजीली समझ आ जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन. सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन के अकॉर्डिंग अब क्योंकि आर्टिकल 50 इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन नॉट बी अमेंडेड. मतलब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो हैं वो अपने जो डोमेन्स हैं उनमें अपना सेपरेटली काम करेंगे. सेपरेशन होगा ही जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में, विच इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझ सकते हैं कि 1973 से पहले अभी आप जो एग्जाम दे रहे हैं सिविल सर्विसेज का, आप में से बहुत लोग IAS बनेंगे. और IAS का अगर आप देखें या IAS ऑफिसर बनेंगे तो IAS ऑफिसर का एक और डेजिग्नेशन होता है, ही इज ऑल्सो नोन एज द DM ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. तो DM का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. अब आप सोचेंगे भाई मजिस्ट्रेट कैसे? मजिस्ट्रेट तो जुडिशरी का टर्म हो गया. देखिए 1973 से पहले जो DM होते थे ना उनके पास जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों पावर्स होती थी. पर 1973 के बाद जब आर्टिकल 50 को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन में डाल दिया गया, इफ यू रिमेंबर केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वेरी फेमस केस,
तब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को जब डिफाइन किया गया था तो आर्टिकल 50 को भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट बनाया गया था। इसलिए आज की अगर हम बात करें या फिर 1973 के बाद की बात करें तो जो डीएम है उनके पास लेसर जुडिशियल पावर्स हैं, बिकॉज ही इज अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव। डीएम क्या होते हैं? ही इज अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इफ यू रिमेंबर, हमने पहले लेसन्स में भी ये बात की थी कि परमानेंट और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, क्योंकि वो जनता द्वारा चुन के आए होते हैं। दे आर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जबकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के जो काम है वो इम्प्लीमेंट कौन करते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सो परमानेंट और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की हम बात कर रहे थे। तो अगर डीएम है, ही इज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये तो ब्यूरोक्रेसी का पार्ट हो गए। तो पहले 1973 से पहले जो डीएम थे उनके पास जुडिशियल पावर्स भी थी, बट आफ्टर 1973 उनकी जुडिशियल पावर्स कम हो गई हैं। अब ही इज मच मोर रिस्पॉन्सिबल और ही इज मच मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूटिव वर्क इन हिज डोमेन। नेक्स्ट इज वाई जुडिशियल एक्टिविज्म। क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म? तो हमने समझ लिया। वाई जुडिशियल एक्टिविज्म, क्यों जरूरी है या क्यों करते हैं जुडिशरी एक्टिविस्ट का काम? बिकॉज at times there are certain times when the legislature and executive do not perform their duties। कभी कभी ऐसा होता है जब जो legislature या executive हैं वो अपनी ड्यूटी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं कर रहे, तब जुडिशरी को इंटरवीन करना पड़ता है and they work like a judicial activist। Similarly, when the judiciary is overly enthusiastic, मतलब जुडिशरी को लगे नहीं ठीक है ये काम तो मेरे को ही करना है, मैं ही फायर क्रैकर्स बैन कर देता हूँ, या फिर मैं ही कोई PIL आई है, तो जुडिशरी जो ऑर्गन है वो सोचते हैं कि नहीं PIL का जो कॉन्सेप्ट है वो तो जुडिशरी का डोमेन है, ठीक है, आई विल डिसाइड फॉर इट। सो दे बिकम ओवरली एंथुजियास्टिक व्हेन द जुडिशरी इज फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ लॉज। हमने अभी भी क्या देखा था कि जुडिशरी जो है इट इंटरप्रेट्स लॉज। ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है दैट जुडिशरी इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ लॉज, सो दैट इज व्हाई एट टाइम जुडिशरी परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। ऑल्सो द जुडिशरी इज द गार्डियन ऑफ अ फंडामेंटल राइट। हमने फंडामेंटल राइट्स में देखा है आर्टिकल 32 कहता है कि अगर आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होती है तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है आपके पास। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या कहती है कि आप सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट है वहां पर अप्रोच कर सकते हैं। आर्टिकल 32 कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं अगर आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है। तो ऐसे ही हाई कोर्ट में आप अप्रोच कर सकते हैं एज पर आर्टिकल और एज अंडर आर्टिकल 226 इफ योर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड। तो जुडिशरी तो गार्डियन भी हो गए फंडामेंटल राइट्स के, इसीलिए एट टाइम्स द फंक्शन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज परफॉर्म्ड बाय द जुडिशरी। नाउ देयर आर सर्टेन प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द सेम। मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म की अगर कुछ पॉजिटिव बातें हैं तो कुछ नेगेटिव बातें भी हैं। पहले हम पॉजिटिव्स देखते हैं। इट वर्क्स एज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। हाउ? एट टाइम्स यू कैन सी दैट द लेजिस्लेचर इज बिकमिंग आर्बिट्रेरी इन नेचर। और अगर कभी कभी आपको देखने को मिलता होगा कि जो पार्लियामेंट है वो इस तरह का कोई लॉ ला सकती है जिसकी वजह से जो ओवरऑल कंट्री है उसको हो सकता है कोई नुकसान हो या फिर जो सिटीजन है उनका बेनिफिट ना हो। तो एट टाइम जुडिशियल एक्टिविज्म प्रैक्टिस करके एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम मेंटेन किया जाता है। सेकेंडली, it increases the public's trust on judiciary, right? Enhances the trust of the public on the judiciary। अब क्योंकि कभी कभी कुछ केसेस में आपने देखा होता है कि पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया पर जुडिशरी ने कोई एक लॉ निकाल के या फिर कोई एक नोटिस निकाल के नोटिफिकेशन के थ्रू या फिर इस तरह से जो सुनवाई वगैरह होती है PIL के थ्रू उन्होंने उस एक पर्टिकुलर बिल पर या उस पर्टिकुलर लॉ पर स्टे लगा दिया। तो जब वो स्टे लग जाता है तो कभी कभी जो चीज़ लोगों का अहित कर रही होती है वो कहीं ना कहीं जुडिशरी का जो ट्रस्ट है वो जुडिशरी पर जो लोगों का ट्रस्ट है वो इन्हांस हो जाता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ गलत भारत जैसी डेमोक्रेसी में नहीं होने दिया। सो इट इन्हांसेस द ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक इन जुडिशरी। सिमिलरली इट establishes rule of law. Now I am not going to explain what is rule of law. We have already dealt with in very detail in the previous lesson. If you want to understand this, please go through the previous lesson. It is very easily explained in the previous lesson, the rule of law. Okay, so judicial activism establishes the rule of law in a democracy like India. Also constitutional democracy जो है वो तो maintain रहती ही है अगर आप judicial activism follow कर रहे हैं या फिर practice कर रहे हैं, because ultimately हमारे यहाँ अगर देखें law of the land is the constitution के हिसाब से वो चलना ही है और इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में constitution को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज the country or the government or the people leading the country can become despotic in rule.
सिमिलरली कॉन्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, अब कॉन्स भी हो सकते हैं क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. अगर हम यहाँ देखें एवरी कॉइन हैज टू साइड. सो सेकंड साइड इज इट कैन इंटरफेयर इन लेजिस्लेटिव डोमेन. कभी कभी क्या हो सकता है कि एट टाइम्स व्हेन द पार्लियामेंट हैज पास्ड अ सर्टेन लॉ और हैज पास्ड अ सर्टेन बिल एंड विच हैज बिकम एन एक्ट एंड अ लॉ, it by interfering in its domain or by interfering in the domain of the legislature, judiciary can be a bit violative of its functions. Why? Because parliament का अपना काम है, जैसे हमने देखा था legislature का काम होता है लॉ बनाना, वो अपना काम कर रहे हैं. जुडिशरी का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना. लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए लॉ पर आप स्टे नहीं लगा सकते. So at times judiciary can interfere in legislative domain. It can result in judicial adventurism. Now how it can result in judicial adventurism? ऐसे ही आपने एक टर्म पढ़ी होगी judicial overreach. ओवररीच जो है बेसिकली अगर आप बात करें जुडिशियल ओवररीच की, वही जुडिशियल एडवेंचरिज्म भी कह सकते हैं उसको. कैसे? अगर आपने देखा हो एक बहुत फेमस केस था जो NJAC, अगर हम लोग ने प्रीवियस लेसन जो थे उसमें भी NJAC की बात की थी, तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, वहाँ पर क्या हुआ था, मैं आपको एक जिस्ट दे देती हूँ. NJAC में क्या हुआ था, पहले एक कलीजियन सिस्टम फॉलो होता था जुडिशियल या जजेस के अपॉइंटमेंट का. उसको ओवररूल करके NJAC जो पार्लियामेंट है उन्होंने एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी बनाई थी कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, वो ये कमेटी उनको अपॉइंट करेंगी. बट उसमें कुछ लूप होल्स की वजह से जो जुडिशरी थी हमारी, उन्होंने उस NJAC को नलिफाई कर दिया. उन्होंने कहा कि नहीं, कि इट इज़ नॉट वैलिड, इट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड. सो NJAC जो थी उसको उन्होंने स्टे लगा दिया NJAC पर. एंड फाइनली आज भी अगर देखें तो जो अपॉइंटमेंट्स है वो कोलिजियन सिस्टम से ही होते हैं. जजेस देमसेल्व्स अपॉइंट देयर ओन जजेस और द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट. तो यहाँ पर जुडिशियल एडवेंचरिज्म हो गया. कुछ चीज़ें जो कि सही थी, जैसे NJAC की अगर बात करें, इट वॉज अ वेरी गुड कॉन्स्टिट्यूशनल और इट वॉज अ वेरी गुड मूव बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बट इट वॉज स्टेट बाय द जुडिशरी. सो यहाँ पर जुडिशियल एडवेंचरिज्म हो गया कि जो एक जुडिशरी को जो बात पसंद नहीं आई वहाँ पर उन्होंने स्टे लगा दिया. ये होता है जुडिशियल एडवेंचरिज्म. ऐसे ही जुडिशरी डज नॉट रिप्रेजेंट द मैंडेट ऑफ द पीपल. जजेस को हम लोग तो एज सिटीजन तो अपॉइंट नहीं करते, हम लोग किनको अपॉइंट करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उन्हीं को तो हम अपॉइंट करते हैं. तो फिर ऐसे जुडिशरी कैसे जुडिशियल एक्टिविज्म प्रैक्टिस करके किसी एक इंपॉर्टेंट लॉ पर स्टे लगा सकती है, किसी एक इंपॉर्टेंट लॉ को वायलेटिव कह सकते हैं? हाउ डू दे रिप्रेजेंट द मैंडेट ऑफ द पीपल? दे डू नॉट. सो एट टाइम्स इट इज जुडिशियल एडवेंचरिज्म. ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अराइज बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, क्योंकि लेजिस्लेचर हो सकता है कह दें कि आप मेरे काम में इंटरफेयर कर रहे हैं, जबकि जुडिशरी कह दें कि नहीं, आप मेरे काम में इंटरफेयर कर रहे हैं. सो द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में ऑल्सो अराइज इन द सेम. दीज आर द कॉन्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म. नाउ द क्वेश्चन इज, शुड जुडिशियल एक्टिविज्म बी प्रैक्टिस? क्या ये प्रैक्टिस होना चाहिए? जैसे कि अगर आप बात करें बैन ऑन फायर क्रैकर्स या फिर PIL के बेसिकली शुरू कहाँ से हुआ? भंवरी देवी केस जो था, विशाखा गाइडलाइंस, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा. मैं आपको अभी बस एक एग्जांपल दे रही हूँ बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इट इन अ पर्टिकुलर लेसन. उसके लिए एक अलग से पूरा लेसन बनता है. सो डू रीड अबाउट इट. द PIL, वेयर डिड PIL, कहाँ से ये इंट्रोड्यूस की गई या कहाँ से इन्वेंट हुई PIL का कॉन्सेप्ट भारत में. ऑल्सो बैन ऑन फायर क्रैकर्स, NGT, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज्म हमने देखा है प्रैक्टिस होते हुए. कैसे कि जब पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया, या फिर सपोज पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास नहीं भी किया, पर अगर जुडिशरी को लगा कि नहीं, दिस इज फॉर द बेनिफिट और फॉर द लार्जर बेनिफिट ऑफ द नेशन, तो जुडिशरी ने कोई ऐसा लॉ पास कर दिया. जैसे अगर आप फायर क्रैकर्स की बात करें, सिमिलरली कई जगह पर आजकल हो गया है कि अगर साउथ की स्टेट्स में अगर आप देखें कि प्रॉपर्टी तभी मिलेगी जब आपको 2 पेड़ लगाने होंगे, तो वो भी एक एनवायरनमेंट के बेनिफिट से तो अच्छी बात है. वो वहाँ पर अगर आप देखें जुडिशियल एक्टिविज्म इज क्वाइट पॉजिटिव इन नेचर. पर कभी कभी ये चीज़ जुडिशियल एडवेंचरिज्म में डिफाइन हो जाती है या फिर उसमें कन्वर्ट हो जाती है. तो ऐसा ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि सारे ऑर्गन जो हैं वो अपनी ओन लिमिट्स डिसाइड करें. लेजिस्लेचर अपनी लिमिट डिसाइड करें कि ठीक है, मुझे इसके आगे इंटरवीन नहीं करना है दूसरे ऑर्गन में. ऐसे ही जुडिशरी डिसाइड करें कि दैट दिस इज माई लिमिट, आई वोंट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द अदर ऑर्गन. दिस इज व्हाट शुड बी डन. सो द क्वेश्चन इज, येस, जुडिशियल एक्टिविज्म शुड बी प्रैक्टिस बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट. ठीक है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म प्रैक्टिस किया जाना चाहिए बट एक सर्टेन लिमिट तक. बियॉन्ड लिमिट और एनीथिंग एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड. ओके, आपने किसी भी चीज़ का एक्सेस खराब होता है,
इसलिए अपनी लिमिट में रहकर ही हर ऑर्गन को अपना काम करना चाहिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।